14 साल की उम्र में जबरन जोड़े गए एक अवैध रिश्ते के प्रति 30 वर्ष एकनिष्ठ और वफादार रहने के बाद ऊंच नीच जात पात समाज के दोगलेपन के रहते दूध में से मक्खी की तरह निकाली गई प्रताड़ित रखी की प्रचंड गुहार फट जा पंचधार टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के प्रख्यात साहित्यकार और राजनेता विद्यासागर नौटियाल की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आपका स्वागत है। महाभारत में द्रौपदी को पांचों पांडव भाइयों को अपना पति क्यों स्वीकारना पड़ा? कायदे से तो उनका स्वयंवर रचाया गया था, अर्जुन ने उनका हाथ जीता था, उनसे विवाह हुआ। लेकिन जब सारे भाइयों के साथ वो वापस आईं तो बाहर से माता कुंती को आवाज़ लगाते उन्होंने कहा कि देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। और माता कुंती के मुंह से निकला कि जो भी लाए हो हमेशा की तरह पांचों भाइयों को बराबर बांटना होगा। अब माँ के इस कथन का मान रखने के लिए पांडवों ने निश्चय लिया कि पांचों भाइयों की पत्नी द्रौपदी रहेंगी और द्रौपदी को भी ये बात माननी पड़ी। महाभारत से जुड़ी एक और मान्यता ये है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों में खासा समय बिताया था और कहते हैं तभी से इतने हजारों वर्षों से यहाँ के कुछ कुछ क्षेत्रों में कुछ कुछ कम्युनिटीज़ में पॉलीएंड्री यानी बहुपति प्रथा चली आ रही है। इस प्रथा में सबसे बड़े भाई का विवाह होने पर उसकी पत्नी समान अधिकार के साथ सभी छोटे भाइयों की भी पत्नी हुआ करती थी। ये प्रथा कई जगहों पर आज भी कायम है। अब आज की जो ऑडियो स्टोरी मेरी है उसका बेस यही है, पॉलीएंड्री यानी बहुपति प्रथा। लेकिन इस कहानी की जो किरदार है रखी, उसको इस पत्नी का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन उसकी कहानी के सारे उतार चढ़ाव इसी प्रथा से जुड़े हैं। गढ़वाल उत्तराखंड के एक सुदूर गांव में रहने वाली रखी, जिसका परिवार बंधुआ मजदूरी करता है, जिसके बाप दादा परदादा सभी गांव के ठाकुरों के कर्जों से कभी उबर ही नहीं पाए। वही रखी 14 साल की उम्र में उसे उसके घर से जबरन गांव का ठाकुर वीर सिंह ले जाता है और अपने घर में रख लेता है, लेकिन पत्नी के रूप में नहीं, सिर्फ एक रखेल के रूप में। अब जितने उतार चढ़ाव आते हैं, 30 साल वो साथ निभाते हैं, लेकिन ये प्रेम कहानी मानी जाए कि ना मानी जाए, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि जब समाज के सारे दोगलेपन बाहर आते हैं, बंदिशें बाहर आती हैं, नियम बाहर आते हैं, तो उसका खामियाजा कौन भुगतता है? उसका सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो कौन होता है? रखी ही ना। तो चलिए आज सुनते हैं फट जा पंचधार, विद्यासागर नौटियाल जी की लिखी ये सुप्रसिद्ध कहानी। विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म 29 सितंबर 1933 को टिहरी गढ़वाल के माली देवल गांव में हुआ था। अब राजनैतिक जीवन की शुरुआत उनकी रियासत टिहरी के सामंती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष की भागीदारी से हुई। फिर वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ वो टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 1952 में वो अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चले गए, जहां पर वो एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट लीडर के रूप में उभरे और वामपंथी विचारक के रूप में भी। अब यहीं पर 1954 के आसपास उनकी पहली कहानी भैंस का कट्या इलाहाबाद में ही प्रकाशित होने वाली एक साहित्यिक पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई। 1949 से 1960 तक उन्होंने लगातार लिखा और उसके बाद 1990 तक एक लंबा गैप रहा। उलझे रिश्ते, उत्तर बायां है, यमुना के बागी बेटे, मोहन गाता जाएगा, सूरज सबका है, भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा हुआ आदि करीब 6 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह उनके प्रकाशित हुए। साहित्य के क्षेत्र का प्रख्यात पहल सम्मान, इफ़को साहित्य सम्मान, पहाड़ सम्मान समेत दर्जन भर से अधिक उनको सम्मान मिले। 18 फरवरी 2012 को बेंगलोर के एक अस्पताल में विद्यासागर नौटियाल जी का निधन हो गया। अब आज की ये कहानी फट जा पंचधार दरअसल मैंने स्कूल के ज़माने में ही पढ़ ली थी, क्योंकि मेरे पिता विश्वमोहन बडोला के अपने कलेक्शन में नौटियाल जी की कहानी थी। उस कच्ची उम्र में भी रखी के बारे में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत खुंदक आई थी।
उस इनजस्टिस को लेकर जो उसके साथ हुआ, और अभी दोबारा पढ़कर भी वैसा ही महसूस हो रहा था। लेकिन इस बार ये कहानी मैंने पढ़ी है ये किताब मंगवाकर, विद्यासागर नौटियाल की प्रतिनिधि कहानियाँ। समय साक्ष्य पब्लिकेशन की है, जो देहरादून में बेस्ड हैं। आप चाहें तो उनसे किताब मंगवा सकते हैं, नहीं तो अमेज़ॉन से भी आपको ये बुक उपलब्ध हो सकती है। इन सभी कहानियों का चयन और संकलन गीता गैरोला ने किया है, जो अपने आप एक सोशल एक्टिविस्ट रही हैं। उत्तराखंड के महिला सामक्य एनजीओ के साथ काम करते हुए उन्होंने पूरे उत्तराखंड की 60,000 से ऊपर महिलाओं को संगठित किया था। तो वो जानती हैं पहाड़ की महिलाओं के दुख, उनके सुख, उनकी ज़िंदगी जीने के संघर्ष। और यही बात उन्होंने अपनी भूमिका में भी लिखी है कि पहाड़ी औरतों की ज़िंदगी से जुड़े हाड़ तोड़ काम में उसका मनुष्य होना कहीं खो जाता है। वैसे गीता गैरोला की खुद मल्लियों की डार किताब से मैं आपको प्यारे चक्खू और स्याही की टिक्की अपनी ऑडियो स्टोरी के रूप में सुना चुकी हूँ, लेकिन उनकी एक किताब गूंजे अनहद नाद आपको अंदर से हिला के रख देगी, आपके दिमाग के चक्षु खुलवा देगी। गीता गैरोला खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं और उनकी आप बीती है गूंजे अनहद नाद। संभावना प्रकाशन में अवेलेबल है और अमेज़ॉन पर भी। तो चलिए अब मेरी ऑडियो स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कर दूं कि अगर मेरे वीडियोस और पॉडकास्ट आपको पसंद आते हैं तो अब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई पर मुझे फॉलो कीजिए। कालिंदी बडोला नाम से मैं सब जगह मौजूद हूँ। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे वीडियोस को आगे शेयर करेंगे, तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। फट जा पंचधार, विद्यासागर नौटियाल की लिखी कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी। मैं गायों को थाम थाम कर रखती थी। हरी लंबी कोमल घास की ओर लटकने से थाम कर रखती थी। बिराने ढलानों पर लटकी हुई, धरती पर चौरस फैली भरी हुई घास, जैसे कोठारों में अनाज भरा रहता है। वो हमारे नहीं, दीगर गांवों के ढलान थे। जवान बछड़ों को रोके रखती, रोके नहीं रुकते थे। अपने सामने घास को देखते ही कुलांचे भरने लगते थे। मैं दौड़ दौड़ कर उन्हें खदेड़ती वापस ले आती। इस धार पर 5 गांवों की सीमाएं मिलती थीं। पंचधार। अपने अपने मवेशी अपनी अपनी सीमाओं में चरते थे। कायदा यही था, अपनी धार, अपनी रकीद घास, अपनी दौलत। पशु को सीमाओं का ज्ञान नहीं होता, आदमी को सीमाओं का ज्ञान होता है। उसे सीमाओं से बांधकर रखा जा सकता है। पशु की भूख प्यास इच्छाओं को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वो जहाँ हरी घास देखते हैं वहीं बढ़ जाते हैं। आदमियों की भाषा में उसे उजाड़ खाना कहते हैं। पशु अपने शरीर की इच्छाओं की तृप्ति करता है, लंबे चौड़े कायदों में नहीं उलझता। दूसरे गांव के मवेशी रकीद में आ घुसें तो मर्दों में लड़ाई छिड़ जाए। जंग हरी नर्म घास के ऊपर लाल धब्बे। पट्टी के लोग लड़ने लगें, सयाने लड़ने लगें, गांव गांव में हथियार चमक उठें। मैं नतीजा जानती थी। इधर गाय चरेंगी, उधर डांगरी चमकने लगेंगी। मैं जंगल जाती तो सोती नहीं थी, आराम भी नहीं करती थी। अपनी गाय बछिया बैल बछड़ों को अपनी धार की सीमा और नज़रों के घेरे में बांधे रहती। मैं उस आदमी को प्यार करती थी जिसने मुझे अपने घर पर रखा था। उसका बाल बांका न हो, यही कामना करती थी, यही कामना करती रहती थी। मेरी धार ज़रा ज़्यादा ढलवा थी, उस पर पथरीला रकबा भी ज़्यादा था। वहाँ घास कम उगती थी। जहाँ घास उगती वो ढंगारी इलाका था। आकाश से घाटी की ओर फैले हुए ढाल, सीधे सपाट एकदम खड़े, लंबी नाक वाली किसी छरहरी औरत की तरह लुभावने जादुई ढाल। उन ढंगारों से हम औरतें जान हथेली पर रखकर घास निकालती थीं। मवेशियों को हम इधर उधर जाने नहीं देती थी, वो जा भी नहीं सकते थे। अपनी जवानी के पूरे दिन मैंने उन ढंगारों पर बिताए, घास काटते बिताए। ज़रा सा पाँव फिसला तो देह कहीं दूर घाटी में बिखर जाती। ढलानों पर पेड़ों का कोई निशान नहीं था। उनसे जब हम घास काट लेते तो वो ऐसे दिखाई देते जैसे किसी आदमी की बिना बालों वाली खोपड़ी, खलवाट।
उन ढलवा खलवाट पहाड़ों में मैंने अपने को संभाल कर रखा, कदम कदम संभाल कर रखा। मैं उस आदमी को प्यार करती थी जिसने मुझे संभाला था, जी जान से प्यार करती थी। पंचधार पर मैंने अपने को बखूबी संभाल कर रखा, कदम कदम संभाल कर रखा। मैंने अपने को फिसलने नहीं दिया। मैं एक धार की होकर रही, विकट नंगी धार। उस संगम पर मैंने चोरी नहीं की, अपनी नीयत नहीं डुलाई। मैं खतरनाक ढलानों पर घास काटती चली जाती। मैंने सपाट समतल धारों से घास काटने की कोशिश नहीं की। वो धारें दीगर गांवों की धारें थीं, मीलों मील फैली हुई धारें। मैं जिसे अपनी धार समझती रही, वो दरअसल मेरी धार नहीं थी। वो पूरे गांव की धार थी, उस गांव की धार जिसमें मेरा भी जन्म हुआ था। मेरी धार वो तब हुई जब मैं उस आदमी के घर पर रहने लगी जो मुझे प्यार करता था, और जब तक उसने मुझे अपने घर पर रखा, उस घासिया रकबे की मैं भी अपने को मालकिन समझती रही। मेरा तो इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं था। अपनी देह के अलावा मैं किसी भी चीज़ को अपना नहीं कह सकती थी। लोगों की नज़रों में वो पवित्र आदमी मेरी सोहबत से अपवित्र हो गया था, लेकिन उसने मुझे अपने साथ रखकर मुझे उस धार की मालकिन बना दिया था। धार पर ऊपरी हिस्से में जंगल था, लंबे मोटे विशाल वृक्षों का घना वन। जहाँ वन था वहाँ पंचधार की चोटी पर एक तप्पड़ समतल मैदान, 4 गांवों की सांझा तप्पड़। उस तप्पड़ में सबकी गाय बछिया इकट्ठी हो जाती थी। साल में एक बार वहाँ भेड़ों का मेला लगता था, चारों गांवों के लोगों की बैठने की जगह। लोग बैठकर तंबाकू पीते थे। गांवों की पंचायतें उसी मैदान में लगती थीं। ज़्यादातर लड़ाइयाँ, तकरारें, फैसले और सुलह उसी मैदान में होते। बात की बात में हथियार खनक उठते थे और वार कर देते थे। फिर पंचायत लगती, सुनवाई होती, लोग अपनी बात कहते, सयाणे ध्यानपूर्वक सुनते, वो फैसला करते। फैसला हो जाता तो जुर्म भुला दिया जाता। उस फैसले की कोई अपील नहीं होती थी। मीलों दूर रहने वाले सरकारी हाकिमान और पुलिस के पास कोई रपट दर्ज नहीं हो सकती थी। आदमी के कत्ल हो जाने का मुकदमा भी उसी पंचायत में चलता था। वहाँ कोई कागजी कार्यवाही नहीं होती थी, सब कुछ मुँह जुबानी, फैसला भी जुबानी। जुबानी दिए गए फैसले का उल्लंघन हो नहीं सकता था। फैसले पर अमल लाजमी था। हुक्मदूली करने वाले को किसी भी तरह की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। मुजरिम को ये एहसास रहता था। इसलिए पंचायत का फैसला कबूल करना और उसका पालन करना एक मजबूरी होती थी, जिंदगी की मजबूरी। दुनिया की कोई ताकत फैसले के अमल से बच नहीं सकती थी। समाज रिवाजों की जकड़ में कसा था और उस कसे हुए समाज ने हमें बांध रखा था, पुश्त दर पुश्त। वो सब सयाणों की दुनिया के कायदे थे। मैं भी उन्हीं कायदों रिवाजों के बंधनों में कसी थी। एक तरफा फैसला सुनाने वाली उस पंचायत में मैं, मेरे जन्मदाता, मेरे जने कोई हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे। हिस्सेदारी करने की सोच भी नहीं सकते थे। हमारी हैसियत सुनने वालों की होती। वो फैसला सुनाते, हम सुनते और बेबस होकर अमल करते। हम चारों ओर ऊंचे पर्वतों से घिरे रहते। हमें अपने ऊपर सिर्फ काले मेघों से घिरा आकाश दिखाई देता। उसके अलावा हमारा कोई और सरपरस्त नहीं था। नीचे ढलानों की गहराई में यमुना माई के फाट, तट, कहीं कहीं खूब खूब फैले हुए चौड़े चौड़े फाट। आसमान के रंग बदलते रहते। आकाश से गर्मी कम मिलती थी, आकाश शीत उड़ेलता था। नीला या साफ आसमान हमें कभी कभार दिखाई देता। अक्सर उसमें काले बादल घुमड़ते रहते। आकाश हमें धमकाता रहता था। उसका रूप देखकर हमें सयाणों का ऐश्वर्य, रुआब और गुस्सा याद आ जाता। घाटी में यमुना बहती थी, हमारी माँ पवित्रतम।
उसमें विभिन्न पहाड़ों की दूरियों से आने वाली कई कई नदी नाले जगह जगह पर आ मिलते। साफ पानी की नदियाँ और गंदे गंदले नाले सबके सब यमुना में समा जाते। यमुना फिर भी पवित्र रहती। हम उसका जल आदर और श्रद्धा के साथ अपने ऊपर छिड़क कर अपने को धन्य मानते। यमुना जल के छींटे हमारा अशौच मिटा देते। हम फिर से सुच्चे हो जाते। वो आदमी भी मुझे प्यार करता था, दिलो जान से प्यार करता था। जब तक मुझ पर जवानी रही वो मुझ पर अपना प्यार उड़ेलता रहा। उसने हिम्मत की, मुझे अपने साथ रखा। उसके भाई कुछ नहीं बोले, पर उन्होंने अपने को कभी मेरा पति नहीं माना। मेरे मर्द के 4 भाई और थे। उन सबके 3 पिता थे। 2 जिंदा थे, एक मर गया था। उस घर में मेरे जाने के बाद मरा था। मेरा मर्द वीर सिंह था। उसके जीवित पिता शेर सिंह और फतेह सिंह थे। जो मर गया था वो चंद्र सिंह था। चंद्र सिंह सबसे छोटा था। जब चंद्र सिंह मरा उस वक्त वो 25 साल का था। मेरी सास, उन तीनों भाइयों की सगी औरत, उस वक्त 50 के आसपास थी। चंद्र सिंह खुद नहीं मरा, वो मारा गया था। धारदार डांगरी हथियार से मारा गया था। किसी ने जंगल में चंद्र सिंह को अपनी औरत के साथ देख लिया था और पूरी बात सही सही बता दी थी। पंचायत ने उसे कोई सज़ा नहीं दी, बरी कर दिया। उसे मारने वाला आदमी सुरता की उम्र 77 साल थी। उसका 26 वर्ष का इकलौता भाई 2 साल पहले कर्जा कर गया था। वो 2 भाई थे, अब वो अकेला था। पारो, उसकी बीवी, जवान थी। उसे एक जवान मर्द की ज़रूरत थी। वो छूट करवाना चाहती थी। पंचायत ने पति के जीते जी छूट देने से इनकार कर दिया था। जाड़े के मौसम में पारो मायके गई। 1 हफ्ते बाद बूढ़ा सुरता भी वहीं पहुंच गया। उस साल खूब बर्फ गिरी थी। उस शीत को काटने के लिए वो लोग छक छक कर शराबें पी रहे थे, भरपेट मांस खा रहे थे। रात में खाना पीना नाच गाना खत्म कर सुरता को उसके सालों ने एक अलग कमरे में सुला दिया। सुरता पलंग पर लेट गया और उसने किवाड़ अधभिड़े छोड़ दिए। पारो उसके कमरे में नहीं गई। वो एक दूसरे कमरे में पड़ोसी गांव के किसी नौजवान के साथ सो गई। सुरता को मालूम था कि पारो उस नौजवान के साथ सो रही है, पर उस घर में वो कुछ नहीं कर सकता था। किसी से शिकायत भी नहीं कर सकता था। मायके में पारो अपनी मर्जी की मालकिन थी। 7 दिन तक सुरता ससुराल में रहा। ससुराल वालों ने दिल खोल कर उसका सत्कार किया। उसकी आओ भगत में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन पारो एक रात भी उसके पास नहीं आई। उसी नौजवान के साथ सोती रही जो पड़ोसी गांव से आया था। सुरता अपने घर वापस चला गया, अकेला। पारो 3 महीने मायके में रही। ससुराल लौटी तो वो गर्भवती थी। उसने वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। पुत्र जन्म पर बहुत खुशियाँ मनाई गईं। बच्चे का नाम 77 सिंह रखा गया। उस वक्त जब वीर सिंह ने मुझे ज़बरदस्ती अपने घर पर रख लिया था, मैं 14 साल की थी और उन 5 भाइयों की औरत दिलदेई 45 के आसपास थी। वीर सिंह तब 22 साल का नौजवान था। मेरे आने के 2 साल के बाद वीर सिंह के छोटे बाप चंद्र सिंह का कत्ल हो गया। बहुत वर्षों के बाद जब मैं भरपूर जवानी के रंग में थी, एक रात मैंने अपने मर्द वीर सिंह के सर पर उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम मुझे क्यों लाए? मुझे एक हमउम्र सुंदर और जवान औरत की ज़रूरत थी और मैं रात में औरत के साथ सोना चाहता था। तुझे इसीलिए लाया? तू नीच है, इसलिए मेरे भाई तुझे अपने साथ नहीं सुला सकते। मैं तेरे रूप रंग पर, तेरे नाक नक्श पर फिदा था। तू हमारी धरती पर सबसे खूबसूरत बांध है। तेरी माँ तुझे राजी से मेरे हवाले ना करती तो मैं तुझे सचमुच घसीट कर ले आता। मुझे तेरे रेशमी बदन की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए अपनी रानी बनाकर लाया। उसकी औरत दिलदेई रात में अपने सबसे जेठे पति रणधीर के साथ सोती थी, जैसा कि रिवाज था। रणधीर
60 पर पहुंच चुका था। दिलदेई ने वर्षों तक वीर सिंह को बचपन में अपनी गोद में खिलाया, कंधों पर बैठाकर खेत खलियान में घुमाया, नहलाया, धुलाया, उसके बड़ा होने में मदद की। अब वो जवान हो गया था, सुडौल, पूरा पट्ठा। उसे देखते रहने को जी करता था। चलता तो धरती हिलने लगती, हंसता तो फूल झड़ते। दिलदेई उसे चाहने लगी थी। वो ललचाई नज़रों से उसे देखती, पर दिलदेई उसके साथ रात नहीं बिता सकती थी। वीर सिंह को मौके का इंतज़ार करना पड़ता। रोज़ सुबह वो ओबरे में जाती, जहाँ रात भर का जमा मवेशियों का गोबर बाहर निकालने लगती। वीर सिंह अक्सर वहाँ पहुँच जाता। हड़बड़ी में गोबर से सने हुए दिलदेई के हाथों को वो अपने हाथ में ले लेता और गौशाला का दरवाज़ा भेड़ देता। उस अंधेरे कमरे में उनके नीचे पशुओं के गोबर मूत से सना बदबूदार सख्त फर्श होता। वीर सिंह गाय भैंस को देखता और उसका मन घृणा से भर उठता। सोचता कि हमसे ये जानवर अच्छे हैं। दिलदेई वीर सिंह की औरत थी। वीर सिंह उसका सबसे कनिष्ठ पति था, नौजवान। वो रात में दिलदेई को अपने साथ नहीं रख सकता था। दिलदेई की देह में एक अजीब किस्म की बदबू भरी होती थी। वीर सिंह जिंदगी के इस ढप से निजात पाना चाहता था। वो एक बदबूदार अधेड़ औरत से सोहबत नहीं, किसी कमसिन हमउम्र चढ़ती जवानी की नई नवेली हसीना से मोहब्बत करना चाहता था, अकेले, बिना बांटे। वो तन बदन के अलावा दिल मिलाना चाहता था, और वो जिंदगी को एक चोर की तरह नहीं, एक शरीफ आदमी की तरह जीना चाहता था। पर वो साहस नहीं जुटा पाते थे। वीर सिंह ने हिम्मत की, मुझे अपने साथ रख लिया और रखता रहा। मेरा बाप कभी का मर चुका था, और मेरी कोल्टा माँ की क्या औकात थी कि वो इस मामले में चूं भी कर सकती। हम बंधुआ थे। वीर सिंह के दादाओं ने मेरे दादा को उसके विवाह के वक्त कुछ पैसा उधार दिया था। उस उधार के एवज में मेरा दादा वीर सिंह के दादाओं की खेती बाड़ी पर काम करता था। पंचधार के नीचे वीर सिंह के खेत थे। जब तक जिंदा रहा तब तक दादा और उसका कुनबा वीर सिंह के पुरखों की खेती पर काम करता रहा। कर्जा चुकता नहीं हुआ। सयाने हर साल सूद जोड़कर हिसाब लगाते। हम कुछ भी पूछ नहीं सकते थे। साल भर में खेती में कितना अन्न पैदा हुआ, कितने की पोश्त, अफीम, रामदाना, अदरक बिकी, आलू की बिक्री से कितना पैसा आया, मिर्चें गए साल क्या भाव थीं, घी व शहद से कुल कितनी आमदनी हुई। इस तरह के 20 सवाल मेरे दादा के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते थे, पर इन सवालों को वो सयाणों के सामने रख नहीं सकता था। वो सयाणों के मुंह से निकलने वाले बोल को सुनने को विवश दास था, प्रश्न पूछने का हकदार नहीं। हिसाब के बाद मेरे दादा पर बकाया की घोषणा कर दी जाती। दादा के मरने के बाद का किस्सा मुझे याद है। मेरे बाप को वीर सिंह के घर पर तलब किया गया था। वहाँ एक ब्राह्मण आसन पर बैठा हुआ था। वीर सिंह के घर के लोग बैठे थे। उस घर की औरतें भी बैठी थीं। मैं अपने बाप के साथ खड़ी थी। मैं बहुत छोटी थी, पर मुझे ये घटना अच्छी तरह याद है। पंडित बोला, ग्याड़ू तेरा बाप नरक में है, वो कर्जदार मरा। शास्त्रों के अनुसार बाप का कर्जा बेटे को चुकाना चाहिए। तू अपने बाप का कर्जा कबूल कर ले तो तेरे बाप को नरक से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे बाप को नरक से छुड़ा दो महाराज, मैं उसका कर्जा चुकाने का वचन देता हूँ। मेरा बाप हाथ जोड़कर जमीन पर लंबा पड़ गया था। वो ब्राह्मण के चरणों के पास लेट गया था। वो ब्राह्मण के चरण छू नहीं सकता था। उसका हाथ छू जाने से ब्राह्मण की देह अपवित्र हो जाती। लोग ऐसा मानते थे। वहाँ एक गाय लाई गई। मेरे बाप ने गाय की पूंछ हाथ में ले ली। तब ब्राह्मण ने गाय के कान में कहा, ग्याड़ू का बाप कर्जदार है, वो नरक में है। ग्याड़ू कह रहा है वो अपने बाप के कर्ज को अपने ऊपर ले लेता है। हे गाय माता, इसके बाप को नरक से छुड़ा दे। छुड़ा दे गाय माता, मेरे बाप को यमराज के बंधन से छुड़ा दे। मेरा बाप जोर जोर से विनती करने लगा, कर्जा मैं दूंगा गाय माता, मेरे बाप के बंधन खुलवा दे।
इस तरह मेरा बाप बंध गया और मेरे दादा के बंधन खुल गए। जीते जी जिसके कर्ज के बंधन नहीं खुल पाए, जो घाट पर बंधा हुआ गया, उसे शरीर के जल जाने के बाद बंधन मुक्त कर दिया गया। उस कर्ज को मेरा बाप भी पूरा नहीं दे पाया। मेरा बाप मरा तो वो भी कर्जदार मरा। मेरे कोई भाई नहीं थे, मैं अकेली थी, माँ बाप की इकलौती संतान। मेरी माँ और मैं वीर सिंह के बापों की खेती पर पहले की तरह काम करती थी। वीर सिंह के बाप और उसके भाई हमसे अपनी खेती बाड़ी, घराट, गौशाला, जंगल में काम करवाते और सालों साल हमें दादा के उधार का हिसाब सुनाते रहते। मेरी उम्र 10-11 साल की हुई तो मेरे मांगने वाले आने लगे। उन्हें मेरी माँ जो मोल सुनाती, उसे सुनकर वो अपना सा मुंह लेकर निराश लौट जाते। हमारी जाति का कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मेरी माँ को मुंह मांगा दाम दे सकता, वो दाम जिससे मेरे बाप को नरक से छुटकारा मिल सकता। लिहाजा हमारे रिश्तेदारों के कहने के मुताबिक मैं अपनी माँ के घर पर ही बूढ़ी हो रही थी। माँ कहती थी वो मुझे बेचकर अपने मरे हुए आदमी को यमद्वार से मुक्त कराएगी। मैं उसकी दौलत थी, मेरे अलावा उसके पास और कोई दौलत थी ही नहीं। हम वीर सिंह परिवार के दिए हुए खेत के एक कोने पर झोपड़ी बनाकर रहते थे। दुनिया में ऐसी कोई जायदाद नहीं थी जिसे हम अपनी कह सकते, और हमारी ज़िंदगी की मजबूरी ये थी कि हम वहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती थीं। एक शाम को वीर सिंह हमारी झोपड़ी पर आया। मैं थी। उसने हुक्म दिया, अपनी माँ को बुला। मैं झोपड़ी के अंदर जाऊं इससे पहले उसकी आवाज़ की कड़क सुनकर मेरी माँ लपक कर बाहर निकल आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। क्या हुक्म है महाराज? रखी को मेरे साथ भेज दो। शाम का वक्त है, इस वक्त कहाँ जाओगे महाराज? मवेशी पूरे घर लौट आए हैं, मैं गौशाला बंद करने के बाद लौटी हूँ। मैं उसे जंगल नहीं ले जाऊँगा, घर ले जाऊँगा। क्या काम पड़ा है महाराज? मैं चली चलूँ साथ में? मुझे रखी चाहिए। क्या करोगे महाराज इसका? साथ रखूँगा। माँ की आंखें फैल गई, मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? रखी आपके घर कैसे रह सकती है? जैसे किसी की औरत रहती है, रखी मेरे साथ रहेगी। मेरी माँ ने हाथ जोड़े। वो वीर सिंह के पांव पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। वीर सिंह नहीं माना। वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा, कहता रहा, राजी से भेज दे, नहीं तो घसीट कर ले जाऊंगा। तब मेरी माँ ने वीर सिंह से मेरा सौदा किया। वीर सिंह ने गाय की पूंछ पकड़कर कसम खाई कि वो मेरे बाप का कर्ज मेरे हाथ के बदले माफ़ कर रहा है, और मेरी माँ ने मेरा हाथ उसे पकड़ा दिया। गहने नहीं, किसी तरह का श्रृंगार नहीं, बदलने के लिए कोई कपड़े नहीं। मेरी माँ के पास कुछ भी नहीं था। एक चांदी का सूत था, वो उसने रोते रोते मेरी नाक पर चढ़ा दिया। भली बुरी बातें ऐसे ही मौके पर याद आती हैं। मेरे बाप के मरते वक्त उसके मुंह में कोई सोना नहीं डाला गया था। हमारे पास एक रत्ती भी सोना नहीं था। उस वक्त जब मेरी माँ मेरी नाक के छेद से लकड़ी की सीख हटाकर उसमें चांदी का सूट डाल रही थी, मुझे अपने मरते हुए बाप का अधखुला मुंह याद आया। शायद वो सोना मांग रहा था। इस तरह वो अपनी उस आखिरी इच्छा को भी अपनी छाती में साथ लेकर गया। माँ के कहने पर मैं अंदर से एक लोटा पानी लेकर आई, अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब मेरी आंखों से गंगा यमुना की धारें फूट पड़ी, रोके नहीं रुकती थी। लोटे का पानी रीता हो गया था। मेरा मुख आंखों से उमड़ने वाले पानी से धुलने लगा था। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी। मैं कोल्टा थी। मैंने गांव पड़ोस की लड़कियों के विवाह होते देखे थे, उनका श्रृंगार देखा था। विवाह के लिए ख़ास तौर से सिलाए गए उनके कपड़े, औरतों सहेलियों के जमघट, रिश्तेदारों की चहल पहल, घराती बारातियों की आवभगत देखी थी। ढोल नगाड़ों के आकाश को बेंधने वाले नाद सुने थे।
मेरी विवाह में कोई रस्म अदा नहीं हुई, कोई मांगल नहीं गाए। कायदे में मेरा विवाह हुआ ही नहीं। माँ ने डर के मारे भविष्य के बारे में सोचे बगैर मेरा मादा बदन वीर सिंह के हवाले कर दिया। माँ ने जा और वीर सिंह ने चल कहा और मैं वीर सिंह के पीछे हो ली। उस वक्त वीर सिंह अपने घर की ओर ले जाने के बजाय मुझे नदी के किसी सुनसान किनारे पर, अंधेरी गुफा में या घने जंगल में भी ले जाता तो मैं कर ही क्या सकती थी। बेजान पानी को गूल में बहाया जाता है तो वो भी अपने भरसक उस बंधन से मुक्ति पाने की कोशिश में तटों को तोड़ता चलता है। मेरी स्थिति उससे भी बदतर थी। गहरे, बहुत गहरे मेरे मन में कहीं ये भाव उभर रहा था कि मुझे वीर सिंह के साथ इस तरह नहीं जाना चाहिए, कि वीर सिंह का और मेरा साथ साथ रहना एक अनहोनी बात है, कि ये साथ ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। वीर सिंह के मकान का निर्माण मेरे बंधुआ कोल्टा दादा ने अपने हाथों से किया था। मकान तैयार हो गया तो ब्राह्मण बुलाया गया। ब्राह्मण ने उस घर की मुख्य चौखट पर सिंदूर तिलक लगाया। गाय के गोबर से गणेश की मूर्ति का निर्माण कर मंत्रोच्चारण किया। फिर हरी धूप के तिनकों के गुच्छे से वहीं पवित्र जल और गोमूत्र का छिड़काव किया गया और घर के अंदर देवदार की लकड़ी जलाकर हवन हुआ। वीर सिंह के दादाओं ने, गांव के खास लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने और सयाणों के झुंड ने उस पवित्र घर के आंगन में सहभोज किया। उसके बाद मेरे दादा उसकी जाति के लोगों और उसके वंशजों को जन्म जन्मांतर तक उस पवित्र मकान पर हाथ लगाकर छूना तक वर्जित हो गया। हमारे छू देने भर से उस मकान की पवित्रता समाप्त हो सकती थी। उस सहभोज के बाद बचे खुचे भोजन से एक हिस्सा पाने के लिए मेरे दादा और उसके घर के लोग, मेरी माँ, दादी और बाप, दादा के साथ मकान पर काम करने वाले दूसरे मजदूर कारीगर उस पवित्र घर के आंगन के एक कोने में सहमे सहमे से आकर बैठ गए थे और ललचाई नज़रों से भात के कड़ाहों की ओर ताकने लगे थे। उस दावत के बारे में मेरी माँ ने कई कई बार मुझे बताया था। उसने वहाँ भर पेट खाया था और एक बर्तन पर कुछ भात वहाँ से अपने घर भी लेती आई थी, मांग कर लाई थी। दाल का वर्णन माँ चटखारे मार कर करती थी। हम वीर सिंह के खेतों से अपनी पीठ सर पर अनाज ढोकर लाते, नीचे घाटी से गेहूं पिसवाकर आटा उस घर पर पहुंचाते। आंगन के आगे घर के अंदर उस बोझ को हम नहीं ले जा सकते थे। हम उनके कपड़े धोकर लाते। जब तक कपड़े गीले रहते उनमें अशौच रहता, हमारे हाथ का अशौच। सूख जाने पर वो कपड़े सुच्चे हो जाते। घर के लोग उन्हें अपने हाथों से घर के अंदर ले जाते और स्त्री पुरुष उन्हें पहनते, ओढ़ते, बिछाते या संभाल लेते। उस घर में जिसके भवन की दीवार पर मेरा हाथ छू जाने से पूरा भवन और उसके अंदर रखी हर चीज़ अपवित्र हो सकती थी, मैं वीर सिंह के साथ जीवन निर्वाह करने जा रही थी। मैं जा नहीं रही थी, ले जाई जा रही थी। मेरे कानों में जा के और चल के स्वर जोर जोर से गूंजने लगे थे, इतनी जोर से और इतनी तेजी से कि मुझे लग रहा था कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ढोल से जा 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 और नगाड़े से चल 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 की आवाज़ें उठ रही हैं। सुनसान बटिया पर हम दोनों चलते जा रहे थे। हमसे कोई ना आगे था न पीछे। इस बारात के दूल्हा दुल्हन को देखने वाले भी हम खुद ही थे। कोई औरत दुल्हन का मुंह देखने के लिए खेतों से नहीं लपक रही थी। उस बारात में दूल्हा दुल्हन के पीछे नहीं, आगे आगे चल रहा था। मेरा दूल्हा परंपराओं को तोड़ते आगे बढ़ रहा था और मुझे अपने बड़प्पन के जादू से खींचता चला जा रहा था। जवानी के जोश में वो अपनी सीमाएं तोड़ रहा था। अपनी धार को छोड़कर वो पराई धार की ओर लपक रहा था, खतरनाक धार की ओर। खुले तौर पर
वो मुझे अपनी गृहलक्ष्मी बनाने ले जा रहा था। इस घटना दुर्घटना के सिर्फ 2 गवाह थे, मेरी माँ और वो गाय जिसकी पूंछ पकड़कर वीर सिंह ने नरक में पड़े हुए मेरे कर्जदार बाप का कर्ज माफ किए जाने की घोषणा की थी। अब लेकिन गाय के कान में ये कहने कोई ब्राह्मण नहीं आया, गाय माता, ग्याड़ू यमद्वार में बंधा पड़ा है, वीर सिंह उसका कर्जा माफ कर रहा है, कर्ज की रकम के बदले ग्याड़ू की कुंवारी कन्या को मोल ले रहा है, लड़की की माँ उसे बेच रही है, ग्याड़ू को यम के बंधन से मुक्त करा दो गाय माता। बेबस मैं वीर सिंह के पीछे चली। माँ रोती रही और कहती रही, ये एक बेटी पैदा हुई जिसने पूरे कुल को तार दिया, पुरखों का उद्धार कर दिया। दादा और बाप अपनी जिंदगी भर मेहनत करके ईमानदारी का जीवन बिता के जो कर्जा चुकता नहीं कर पाए, वो मेरी बेटी ने अदा कर दिया। मेरी रखी, तेरे बगैर मैं 2 दिन भी जिंदा नहीं रहूंगी। और ऐसा ही हुआ। वीर सिंह के घर गए मुझे 2 ही दिन हुए थे कि माँ वीर सिंह परिवार के लिए घास काटते हुए ढंगार में गिर गई। उसका शरीर 2 हिस्सों में मिला था। क्रिया करने के लिए बहुत दूर से हमारे भाई बंधुओं को बुलाया गया था। वीर सिंह मेरा थूक चाट सकता था, मेरी माँ के सूखे मुर्दा शरीर को कंधा नहीं दे सकता था। मेरी माँ कोल्टा थी, शूद्रा। माँ गई तो मेरी दुनिया बदल गई। वीर सिंह के भाइयों ने उसे घर से जुदा कर दिया। उसे एक अलग मकान दे दिया गया। उस मकान में सिर्फ वीर सिंह और मैं रहते थे। वो कहता था कि वो दुनिया से अलग हो जाएगा, पर मुझे अपने से हरगिज अलग नहीं होने देगा, कि वो सयानों से निपट लेगा। कहता था कि वो उनके कायदे कानूनों को घास के तिनकों की तरह तोड़ कर रख देगा। हमारी बिरादरी की लड़कियों की खरीद फरोख्त आसानी से होती थी। कई दलाल लोग कीमत देकर उन्हें दिल्ली ले जाते और कोठे पर पहुंचा देते। वहां से वो हिंदुस्तान के अलग अलग आलीशान शहरों में फैल जाती। लड़की खूबसूरत होती तो उसकी कीमत ज़रा ज़्यादा मिलती थी, कुंवारी होती तो और भी ज़्यादा। कोठों का यही कायदा है। मेरे सामने धर्मा खड़ा था, हंसमुख धर्मा। हमलावर हिंसक बाघ की नज़र एक बार उसके मुख पर पड़ जाए तो वो हमला करने का इरादा बदल दे। वो एक टक मुझे देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं घास काटती हुई एक खतरनाक ढंगार के ऊपर खड़ी थी। जाड़े की शुरुआत हो रही थी। पंचधार के नीचे पहाड़ के ढलान पर सावन भादों में उगी हुई घास की हरी पत्तियां मौसम के बदलाव के साथ अपना रंग बदल रही थीं। पहले वो हल्की बादामी हुई, फिर रात रात भर खुले आसमान से गिरने वाले पाले की मार ने उनका रंग भूरा किया। अब उनमें लालिमा उभर आई थी। शुरू में वो घास पहाड़ के ढलानों पर आकाश की दिशा में सर ऊंचा उठाकर उगती रही। अब उसकी उम्र पूरी हो रही थी। अब हरी पत्तियों की कमर झुक गई थी और वो नीचे घाटी की ओर मुड़ गई थी। वो लगातार यमुना माई की ओर ताकती रहती। थोड़े दिनों बाद बर्फ पड़ने वाली थी। घास अब वैसी नर्म नहीं थी जैसी कि वो तब होती थी जब उसका रंग हरा था। पकी हुई घास को हम लोग जाड़ों की बारिश शुरू होने से पहले काट लेते और पुलियां बनाकर अपने घरों के ओबरों में संभाल लेते या पेड़ों की शाखों पर जमा कर लेते थे। तरतीबवार, एक के ऊपर एक पूरा गट्ठर घास एक छोटी सी शाखा पर जमा। बर्फ का कोई भरोसा नहीं कब गिरने लग जाए, कभी कभी तो अचानक गिरने लगती है। जाड़ों में 1-2 दिन तक जमकर पानी बरस जाए तो वातावरण बर्फ के गिरने से पहले बर्फीला हो जाता है। उसमें शीत की ऐंठन भर जाती है। फिर आकाश बर्फ उड़ेलने लगता है बेहिसाब। बर्फ गिरती है तो महीनों तक धरती पर बर्फ का शासन कायम रहता है। सर्दी के मौसम के उन दिनों के लिए घास सरमाया होती है। मवेशियों को तब महीनों तक ओबरों में बंद रहना पड़ता है। समय पर काटी और जमा की गई घास महीनों तक उन्हें खूंटे पर खिलानी पड़ती है। मैं झुककर घास काट रही थी। मेरे दाहिने हाथ की तरफ एक बहुत बड़ी शिला थी। शिलातल के पास
कुछ घास कट चुकी थी तो मैंने अपनी कमर सीधी की। सर ऊपर उठाया। मेरे सामने धर्मा खड़ा था। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। धर्मा वहां कब पहुंचा मुझे पता नहीं चला। शायद वो काफ़ी देर से मौजूद था। बोला, बहुत देर से देख रहा हूँ रखी, कितनी मेहनत और जोश से घास काट रही हो। 2 महीने पहले ये घास हरी थी और नरम थी, तब ये आकाश को ताकती रहती थी, वहाँ घूमने वाले सूरज से आंखें लड़ाती थी। अब इसकी उम्र ढल गई है, कोमल घास भूरी लाल हो गई है, सख्त हो गई है। जिंदगी के आखिरी दिनों में यमुना माई को झुक झुक कर प्रणाम कर रही है। मेरी समझ में नहीं आया उसे क्या जवाब दूं। उसने अपनी बात जारी रखी। झुककर काटते काटते तेरे मुख पर 2-3 बार मुस्कुराहट उभर आई। मैंने समझा तुझे रात में वीर सिंह की कही कोई बात याद आई होगी। बोल, मैं गलत कह रहा हूं? मैं चुप रही। उसने सच कहा था। मुझे घास काटते वीर सिंह की रात में कही बातें याद आ रही थी। हम अकेले थे, मैं और धर्मा। गांव की घसियारनें दूर दूर रही होंगी, वो दिखाई नहीं दे रही थी। हमारे ऊपर आसमान और खड़े ढलान थे, नीचे भी वो ढलान का सिलसिला, और सबसे नीचे पहाड़ों की गहराई के तल में यमुना माई। मैं खामोश थी। धर्मा बोलता ही जा रहा था। जब तक बदन में 2 अंजलि खून रहता है ना, तो लोग जोश में रहते हैं, आगे पीछे की नहीं सोच पाते। जब इस लाल घास की तरह झुक जाते हैं तब होश आता है, पर तब तक तो बहुत देर हो जाती है। धर्मा बाघ की तरह दुपकता हुआ आता था और हवा के झोंके की तरह आनन फानन में गायब हो जाता था। पंचधार की बस्तियों में और उनसे दूर दूर के इलाकों में एक जाना पहचाना नाम। कोल्टा घरों की बहू बेटियों की चढ़ती उभरती जवानियों पर धर्मा की उनके पिताओं या पतियों से ज़्यादा नज़र रहती थी। लगातार ब्याही अनब्याही बांदों का सबसे बड़ा सौदागर। परेशान पति अपनी बांद का वन से घर लौटने का इंतज़ार करते करते थक जाता। सांझ बीत जाती, रात घेराती। जंगल से लौटी घसियारनें घास लकड़ी के बोझ आंगन के कोनों पर पटकती और हाथों में खाली बर्तन उठाकर जलधारा की ओर चल देती। उन्हें सर पर रखकर लौट आती। अपने अपने घरों के लंबे चूल्हों के पास अधसोए बच्चों को गोदी में लेकर वो रोटियां सेकने लगती। तब अभागा कोल्टा चूल्हे पर अपनी बीवी के बैठने की सूनी जगह को खाली नज़रों से टुकुर टुकुर ताकने लगता, तो उसे धर्मा की कुटिल मुस्कुराती सूरत याद आती। ढंगार में गिरने या दुर्घटना की बुरी खबर चारों ओर अपने आप फैल जाती थी। किसी घसियारन को बाघ मार गिराता तो उस वन में तमाम औरतों को उसकी आतंक भरी जानकारी हो जाती। पर धर्मा जिसे उड़ा ले जाता, उसकी किसी को कानों कान खबर नहीं हो सकती थी। वो बेटी गायब कर देता। बाद में उसके बाप भाइयों से खुल्लम खुल्ला उसका मोल भाव करता था। भगाई गई बहू के पति या ससुराल वालों से वो कोई बात करने की पहल नहीं करता था। ऐसे बेबस लोग खुद धर्मा की तलाश में निकलते थे। बात गुस्से से शुरू होकर राजीनामे में लेन देन में ख़त्म होती थी। सयाने बैठते, वो फैसला कर देते। लोग जानते थे कि माल अब हाथ नहीं आ सकता, उसे कम से कम दिल्ली पहुंचा दिया गया है। भागते भूत की लंगोटी हाथ करने में फ़ायदा है। धर्मा जादूगर था। वो जिसकी आंखों में एक बार अपनी जादुई नज़र से झांक लेता, वो बांध उसके पीछे हो लेती। घसियारन वन से चल देती। पनिहारन अपना बर्तन जलधारा पर छोड़कर चंपत हो जाती। खेतों में काम कर रही जवान माँ को अपने दूध पीते बच्चे का मुंह भूल जाता। धर्मा पहाड़ों के घेरे से मुक्त कर उन सबको दिल्ली पहुंचा देता था, जहां उनके सर के ऊपर घुमड़ते बादलों से घिरा काले आसमान की जगह नीला साफ आकाश होता। ऊंचे नीचे पहाड़ी ढलानों के बदले समतल मैदानी भूमि होती। काले मेघों के गर्जन से दूर, विकट खड़े ढंगारे की मौत भरी फिसलन से दूर, पंचधार से दूर, पंचधार की चौहद्दी से दूर,
सयाणों की पंचायतों के क्रोध भरे आग उगलते फरमानों की चीख पुकार से बहुत बहुत दूर। बंद हुआ जिंदगी के कुल दुखों समस्त बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति, छुटकारा। मेरा टका सा जवाब सुनकर धर्मा ने कहा था, अभी बदन में खून बाकी है रखी, उम्र ढलने लगेगी तो पछताना पड़ेगा। कोयटा की बेटी ठाकुर के घर बहुत दिनों तक नहीं रह सकती रानी। वीर सिंह सिर्फ तेरी जवानी का भूखा है। शहद पूरी तरह चूस लेगा तो एक दिन खाली छत्ते को सड़क पर फेंक देगा। और उसने मुझसे एक वचन मांगा था कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊं कि वो जंगल में मुझे मिला, वीर सिंह को भी ना बताऊं। मैंने वचन नहीं दिया। उसी रात वीर सिंह को पूरी बात बता दी। वीर सिंह ने सुनने के बाद कहा, धर्मा की बात झूठी साबित होगी पटरानी जी, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे घर पर रहेगी। शहद निकालने के बाद छत्ते की हिफाजत होगी। 2 बार मुझे गर्भ रहा। दोनों बार वीर सिंह ने मुझे दवा खिलाई, ज़बरदस्ती। कहा ताकत की दवा है। जिंदगी भर मैंने उसकी बात को देववाणी माना। मैं गोलियां खा गई, पर मैं मीरा नहीं थी, रखी थी। मेरा ईश्वर भी वीर सिंह था। वीर सिंह की दी हुई दवाओं ने मुझ पर अपना पूरा असर दिखाया। मैंने कहा, तुम धोखा देते हो, मेरा गर्भ फिर गिर जाएगा। वीर सिंह की दी हुई दवाओं ने मुझ पर अपना पूरा असर दिखाया। दूसरे गर्भ के समय वो दवा लेकर आया तो मैंने उसे खाने से इनकार कर दिया। कहा, डॉक्टर दयाल ने दी है, ताकत की दवा लाया था, ज़रा ज़्यादा गर्मी दिखा गई इसलिए गर्भ गिर गया। अब ऐसा नहीं होगा, दवा बदल कर लाया हूँ। मेरे अंदर ताकत की कोई कमी नहीं थी, पर मैं उन दवाओं को इसलिए खा गई चूँकि वीर सिंह चाहता था कि मैं दवा लूँ। मैं उसे प्यार करती थी और उसके कहने पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहती थी। मेरा गर्भ फिर गिर गया। वीर सिंह मेरा गर्भ गिराने का काम अपने भाइयों की सलाह पर करता था। उसके भाई मुझे अपनी औरत नहीं मानते थे। मेरी कोख से बच्चा जन्म लेता तो वो उनकी जायदाद में हिस्सा मांगता। वो लोग जायदाद को बंटने नहीं देते। कहते हैं कि औरतें पराए घरों से आती हैं, इसलिए आपस में लड़ती रहती हैं। सभी भाइयों की एक ही औरत होगी तो बच्चे कम होंगे, और उसकी कोख से जन्मे बच्चे सभी भाइयों के साझे बच्चे होंगे, इसीलिए जायदाद बटेगी नहीं, कभी नहीं। पंचधार के आसपास के खेतों की सैकड़ों वर्षों से भाई बांट नहीं हुई, टुकड़े नहीं हुए। नीचे ढंगार का घासिया रकबा भी नहीं बटा। मर्द जोड़ता है, औरत बांटती है। किसी पीढ़ी में भाई चाहे जितने भी हों, जायदाद वैसे ही रहती है। मकान, आंगन, सागवाड़ी, गौशाला, घराट, कोठार, खेत, खलिहान और जंगल, किसी का भी बंटवारा नहीं किया जाता। जायदाद एक है तो भाई एक हैं, कुनबा एक है। तब मैं जवान थी, मेरा शरीर बांझ नहीं था। मेरी माँ बनने की लालसा कायम थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं एक दिन वीर सिंह के जैसे एक गठे हुए बदन के बच्चे की माँ बनूंगी। वो दिन नहीं आया। एक दिन धर्मा आया। उस दिन मेरी जिंदगी में तीसरी बार वो मेरे पास आया था। मेरे दूसरे गर्भ के गिराए जाने की बात उसे मालूम थी। वो मेरे घर पर आया था। उस वक्त वीर सिंह घर से कहीं दूर गया था। धर्मा वीर सिंह के भाइयों की सलाह पर वहां आया था। अब ये बात मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ, पर तब मुझे इसका ज्ञान नहीं था। मैं समझ रही थी कि वो चुपके से आया है। धर्मा मुझे उस घर के बाहर निकालना चाहता था। उसने भरोसा दिलाया कि वो मुझे कोठे पर नहीं पहुंचाएगा, किसी के घर की मालकिन बना देगा, जहां मेरी बहुत कद्र होगी, जहां मेरे कुल के कारण मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा, मेरा गर्भ नहीं गिराया जाएगा। मैं अपनी कोख से सिर्फ वीर सिंह की संतान को धरती माँ की गोद में रख सकती हूँ। तो तू ऐसा कर रखी, अब की बार तेरा गर्भ रहे तो तू मेरे साथ चल लेना। तू वीर सिंह की संतान को जन्म देगी और वो बुढ़ापे में तेरी परवरिश करेगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुझे औरत के तौर पर ना रखे, नौकरानी के तौर पर रख ले। मैं वीर सिंह के नाम पर जीना चाहती हूँ, दूसरे रूप में नहीं जी सकती। ऐसा भी हो जाएगा, तुझे कहीं नौकरी दिला देंगे। मैंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा था, पर वो दिन नहीं आया। धर्मा मर गया, जेल में मरा। उसके खिलाफ औरत फरोशी के कई मुकदमे अलग अलग शहरों में चल रहे थे। पुलिस की मार के कारण आए घावों से उसने दम तोड़ दिया। पुलिस वालों ने श्रीकोट के डॉक्टर दयाल को भी अधमरा कर दिया। धर्मा औरतें भगाने का काम डॉक्टर दयाल के कहने पर किया करता था। मादा देहों का थोक व्यापारी, इलाके की जानी मानी हस्ती, नेताओं का नेता, सब नेता उसकी जेब में रहते थे। मंत्री जी आते तो क्षेत्र की जनता की समस्याओं के बारे में केवल दयाल से ही पूछते। पार्टी मीटिंग में दयाल की बात आखिरी बात होती। पट्टियों के सयाने उससे डर कर रहते। पर हमारे इलाके में एक नया परगनाधिकारी आया, सुभाष। वो रात में बगैर चपरासी के चलता था, अकेला। धंधा करने वालों में हड़कंप मच गया। डॉक्टर दयाल ने पहले उस पर रुआब काटना चाहा। सुभाष डॉक्टर दयाल के धंधों पर नज़र रखने लगा। तब डॉक्टर ने सुभाष को पटाने की कोशिश की, कोई नतीजा हाथ नहीं आया। सुभाष ने डॉक्टर के कुल धंधे चौपट कर दिए। पुलिस की मार के बाद डॉक्टर अस्पताल से अपनी दुकान पर नहीं लौटा, जहां 150 शीशियों पर वर्षों से धूल जमा हो रही थी। इस दुकान की आड़ में डॉक्टर दूसरे धंधे करता था। औरत फरोशी, दारू का व्यापार, अफीम व कस्तूरी की तस्करी, अनाज की कालाबाजारी, लकड़ी, दंदासे, लीसे की चोरी। वो एक आदमी को एक ही धंधे में नहीं लगाता था। उसके आदमी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने को छान आते थे। लड़कियां भगाने वालों को वो दारू के व्यापार से अलग रखता था। लकड़ी, लीसे और वन उपज के उसके व्यापार में वन विभाग के आला हाकिमान की हिस्सेदारी रहती थी। सुभाष ने डॉक्टर दयाल को गिरफ्तार करवाया। उसे हथकड़ियां लगी। थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने उसे अधमरा कर दिया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल से छूटकर डॉक्टर लखनऊ पहुंचा। डॉक्टर के लखनऊ से लौटने से पहले सरकार ने सुभाष की हमारी इलाके से बदली कर दी। डॉक्टर अपनी दुकान पर लौटा तो सुभाष श्रीकोट छोड़कर जा चुका था। उसकी जगह पर आए नए हाकिम ने लखनऊ से लौट रहे डॉक्टर दयाल का सामान उतरवाने में मदद करी। लोगों ने देखा परगनाधिकारी चपरासी सवारी गाड़ी से डॉक्टर दयाल का सामान उतार उतार कर दुकान पर ला रहा था। परगनाधिकारी दयाल की दुकान पर बैठकर किसी पुराने दोस्त की तरह उससे बातें करने में मशगूल था। धर्मा को मरे वर्षों बीत गए। तब मैं जवान थी, अब घाट के लिए तैयार हूँ। बहुत पहले वीर सिंह की पहली औरत दिलदेई मर गई, जिसकी सौत बनाकर वीर सिंह मुझे अपने घर लाया था। वो बेऔलाद मरी। वीर सिंह के बड़े भाई रणधीर सिंह, पाल सिंह और मान सिंह भी मर गए। हयात सिंह जिंदा है। उसने दूसरा विवाह कर लिया। एक जवान लड़की को ब्याह लाया। उसका नाम सत्ती है। तब सत्ती 16-17 साल की थी। हयात सिंह 60 पार पहुंच रहा था। सत्ती के उस घर में आने के बाद 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, पर तब अचानक औरतों में कानाफूसी होने लगी। सत्ती को पता नहीं मर्द कैसा होता है। एक दिन सत्ती ने वीर सिंह से कहा, अपने घर नहीं लौटोगे? मैं रखी का मालिक हूं। और मेरा? हयात सिंह। हयात सिंह रखी को सौंप दो। जेठा मालिक, जेठी औरत। मुझे हयात नहीं चाहिए, मेरा काम नहीं चलता। रखी नीच है, मैं भी नीच हो गया हूं। तुम अपनी चांद्रायण क्यों नहीं करवा लेते? रखी में अब क्या रखा है? कोरे छत्ते को देखते रहने से क्या मिलेगा? जिसे हाथ पकड़कर अपने घर लाए उसका साथ निभाना चाहिए ना। मैं भी तुम्हारे घर लाई गई हूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुम्हें अच्छा लग रहा है? वंश का नाश हो जाएगा, पुरखों को पानी कौन देगा? वीर सिंह और सत्ती की ये बातें मैंने खुद सुनी। मैं सत्ती को दोष नहीं देती। वो जवान औरत थी, उसे एक काबिल मर्द की ज़रूरत थी। वीर सिंह कायदे से उसका पति था।
गांव में किसी नौजवान से आंखें लड़ाती तो सयाणे न जाने किसकी गर्दन उतरवा लेते। पंचधार पर सयाणे बैठे थे। वीर सिंह के खिलाफ सत्ती की शिकायत थी। गांव की एक बुढ़िया ने सयाणों के सामने शिकायत पेश की कि सत्ती को हयात सिंह के साथ ऐसे रहना पड़ता है जैसे अपने भाई के साथ। उसका दूसरा पति वीर सिंह कायम है, वीर सिंह सत्ती को अपने साथ नहीं रखता। वीर सिंह ने कहा कि वो गिर गया है और अब वो रखी को नहीं छोड़ सकता। वीर सिंह रखी को छोड़ दे और अपनी चांद्रायण करवा ले, सुझाव पेश हुआ। ब्राह्मण बुलाया गया, उससे धर्मशास्त्रों की बात पूछी गई। ब्राह्मण ने सयाणों को शास्त्र की बातें बताई। एक बात उसने इतनी बार दोहराई कि वो मुझे अच्छी तरह से याद हो गई। वो बार बार कह रहा था, अगम्यागम। बता रहा था कि इसका मतलब होता है वहाँ जाना जहाँ नहीं जाना चाहिए। ऊंची कौम का आदमी डोम औरत के साथ रहने लगे या कोई अपनी ऐसी रिश्तेदार के साथ हम बिस्तरी कर बैठे जिससे रिश्ते के मुताबिक वो शादी नहीं कर सकता, तो वो अपने किए पर पछतावा कर सकता है, यानी ऐसा करके उसकी शुद्धि हो सकती है। उस ब्राह्मण ने कुछ पुराने ज़माने के धर्म सयाणों के नाम भी लिए और उनके नाम भी इतनी इतनी बार दोहराए कि वो नाम भी मुझे याद हो गए। ब्राह्मण जो कुछ कह रहा था कि ये सब सयाणे रखी के खिलाफ पोथियां लिखकर छोड़ गए हैं, उस वक्त मुझे अपनी असली हैसियत का पता चला। मैं वीर सिंह की सेज सजाने वाली बेबस रखी नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत बड़ी हस्ती हूँ। मेरे बारे में बड़ी बड़ी पोथियां लिखी गई हैं। ब्राह्मण ने धर्म सयाणों के हवाले से पंचधार पर जमा कर बताया कि वीर सिंह की चांद्रायण करके उसकी शुद्धि की जा सकती है। वो पवित्र नदी में स्नान करे, गौमूत्र पी ले, पूजा हवन करवा ले, गाय दान करे और आत्मजो आप्तों ब्राह्मणों को भोजन करवाने के उपरांत उनके चरण छूकर उन्हें दक्षिणा दे दे तो वो शुद्ध हो सकता है और उसे फिर से बिरादरी की पंगत में शामिल किया जा सकता है। साहस बटोर कर मैंने पूछा था, मेरी चांद्रायण नहीं हो सकती पंडित जी? मेरी बात सुनकर वो लोग देर तक हंसते, उनके पेट दुखने लगे, कुछ की नाकें बहने लगी, कुछ लोग जमीन पर लौटने लगे। लेकिन मैंने उनकी हंसी की परवाह नहीं की। मैंने भरी सभा में वीर सिंह से पूछा, क्या फैसला है ठाकुर साहब? वीर सिंह, मेरा वीर सिंह मेरे साथ था। उसने सयाणों को अपना फैसला सुनाया। मैं इस उम्र में रखी को नहीं छोड़ सकता। सवाल ये नहीं है कि तुम रखी को छोड़ सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुमने सत्ती को किस आधार पर छोड़ रखा है। सत्ती को मैं नहीं लाया। अब तुम हमारे रीति रिवाजों पर हमला कर रहे हो। तुम्हारा जेठा भाई हयात सिंह सत्ती को ब्याह कर अपने घर लाया। हमारे समाज में ब्याह हमेशा जेठा ही करता है। दुल्हन जेठे के नाम से आती है। छोटों का उस पर समान अधिकार होता है। अब तुम्हारी औरत दिलदेई और उसके पहले की औरत कौरनदेई बगैर कोई संतान छोड़े मर गई। हयात ने कुल को आगे बढ़ाने के लिए ब्याह किया। हयात सत्ती के काबिल नहीं रहा। ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि तुम उसका छोटा पति होने के कारण उसे अपने साथ रखो। उसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा कोई मर्द अपनी औरत के साथ करता है। नहीं तो राजा इंद्र की प्रजा की बढ़त रुक जाएगी, कुल पर ढक्कन लग जाएगा, या फिर समाज में व्यभिचार फैलेगा। मरे हुए भाइयों को कोई पानी देने वाला भी नहीं है। मेरा क्या होगा? मैंने फिर पुकार की। मेरे सवाल का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुकदमा सत्ती बनाम वीर सिंह नहीं रहा, नारद वगैरह बनाम रखी हो गया। पंचधार पर लगी उस पंचायत में नारद, यम याज्ञवल्क्य और सयाणे जीत गए। मैं हार गई। रूढ़ियों के बंधनों, सयाणों के कायदे रिवाजों को घास के तिनकों की तरह तोड़ने वाला वीरों का वीर, महावीर वीर सिंह हार गया। वीर सिंह की कलाई पर पंचधार में ही लाल डोरी बांध दी गई। ब्राह्मण ने कहा, अब तुम बंध गए हो। अगले दिन उसकी
चांद्रायण की गई। ब्राह्मण, आप्त, सयाणे और रिश्तेदार महाभोज में शामिल हुए। मेरी पाली हुई 3 दुधारू गायें दान में दे दी गईं। 11 पंडितों ने दक्षिणा ग्रहण की और ये घोषणा कर दी कि शास्त्रों की नज़र में वीर सिंह पवित्र हो गया है। अब वो बिरादरी में शामिल हो गया है। सत्ती पलंग पर, रखी सड़क पर। मेरी बदकिस्मती उसी दिन से शुरू हो गई। मुझे किसी ने खाने तक के लिए नहीं पूछा। घर से बाहर निकलकर मैं सड़क पर आ गई। तब से मैं इस गुफा में रहती हूँ। देखो, मेरी गुफा पर कोई कपाट नहीं लगा है। गुफा खुली है। जंगली जानवर मुझे पहचानते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते। 30 वर्षों तक मुझे छाया की तरह अपने साथ रखने वाला वीर सिंह फिर पवित्र ठाकुर हो गया, बिरादरी में शामिल हो गया, नई नवेली सत्ती के साथ रहने लगा। मेरी 2 संतानों की भ्रूण हत्या करने के बाद वो अपने पुरखों को तर्पण देने के लिए संतानों को जन्म देगा। मुझे सड़क पर फेंक दिया गया। मैं शूद्रा हूं। तुम हाकिम लोग मेरी कहानी सुनकर क्या करोगे, क्या कर लोगे? इतनी देर तक तुम मेरी बातें सुनते रहे, मैं कहती रही, तुम लिखते रहे। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? सवाल मत पूछो, बात बताओ, लिखने वाले ने बुढ़िया को डांटा। अच्छा, तो ये भी सयाणों की ही पंचायत है। उस पंचायत में भी हमें ऐसे ही डांटा जाता था। यही कहा जाता था कि सवाल मत पूछ, बात बता। मैं सवाल क्यों नहीं पूछ सकती? मेरा पहला सवाल ये है कि मैं अपने मन में उठने वाले सवालों को भी अपनी छाती में लेकर ही परलोक जाऊंगी। उसे उत्तेजित मत करो, गुस्सा मत दिलाओ, वो भी एक इंसान है। उसकी दशा देखकर उस पर तरस खाओ, उसे अपने मन के उद्गार प्रकट कर लेने दो। भारत सरकार के समाज कल्याण के बहुत बड़े हाकिम ने अपने बाबू को अंग्रेजी में समझाया। फिर बुढ़िया की ओर मुखातिब होकर हौले से बोला, सवाल करिए। बुढ़िया ने दोनों हाथ जोड़ लिए, बोली, अब मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। लंबी बात करके मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया है, मैं क्षमा चाहती हूं। मेरे पास वस्त्र के नाम पर सिर्फ ये चीथड़े हैं जो मेरे तन पर हैं। ये फट गए हैं और फटते जा रहे हैं। रहने के लिए मेरे पास एक खुली गुफा है। हजारों वर्षों से हमारी पीढ़ियों की 2 बालिश्त ज़मीन की तलाश जारी है। खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझसे कोई मजदूरी तक नहीं करवाता कि सयाणों का फैसला है कि मैं गांव छोड़कर चली जाऊं। ये उन्होंने नहीं बताया। पंचायत में मैंने साहस जुटाकर मुंह खोलकर पूछा था कि मुझे बताया जाए कि मैं कहाँ जाऊं। कहा गया कि सवाल मत पूछ, हम तेरे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठे। मैंने कहा, मेरा कसूर बताया जाए, मुझे वीर सिंह के घर से क्यों निकाला जा रहा है? कहा गया, तूने एक ठाकुर के घर पर बैठने की हिम्मत कैसे की? मैंने कहा, वीर सिंह अपने पुश्तैनी कर्ज के बदले मुझे लेकर आया, मैं खुद नहीं आई, लाई गई थी। कहा, अब वीर सिंह तुझसे अपना कर्जा नहीं मांगेगा, हम तुझे मुक्त कर रहे हैं। मैंने फिर पूछा, मैं कहाँ जाऊं? बोले, तेरे लिए पूरा हिंदुस्तान खुला पड़ा है, तू जहाँ चाहे जा सकती है, हम तुझे रोक नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान भर में मेरी बिरादरी की औरतें कोठों पर बैठी हुई हैं, तो वो मुझे भी वही रास्ता बता रहे थे। पर मैं वीर सिंह के नाम पर जिंदगी बिताने का फैसला कर चुकी थी। उस पंचायत में मैं जितना कह सकती थी, मैंने उससे ज़्यादा ही कहा। जब हाथ में डोरी बांध कर वो वीर सिंह को वहाँ से ले जाने लगे, तो मैंने सयाणों के सामने नंगी ज़मीन पर पट्ट लेटकर हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे वीर सिंह के खेत का एक कोना दे दिया जाए, जिस पर मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने बाप दादा की तरह अपनी गुजर कर सकूं। सयाणे उस गांव में पंचधार की चौहद्दी में मेरी सूरत नहीं देखना चाहते थे। उनका कहना था कि मैं एक बुरी मिसाल हूँ। मुझे देखकर गांव की नौजवान पीढ़ी को बुरी बातों की ओर बढ़ने का ढाढ़स बंधेगा। मेरे पंचधार में मौजूद रहने से पंचधार की जमीन जायदाद, आलीशान महल, खेत खलिहान, घराट कोठार, जंगल और घासिया रकबे टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लगेंगे।
घरों की एकता, भाइयों का आपसी मिलाप खत्म हो जाएगा। हमारे समाज का ढांचा चरमरा जाएगा। हमारे लंबे चूल्हे छोटे हो जाएंगे। और कुछ? लिखने वाले बाबू ने उंगलियां सीधी करते हुए पूछा। हाँ महाराज, एक बात और लिखिए। लिखिए कि रखी गंगा जमुना के जल से ज़्यादा पवित्र है। गंगा जमुना में जगह जगह गंदे गंदले नदी नाले आकर मिलते हैं, फिर भी वो पवित्र मानी जाती है। मैं रखी घाट पर जाने को तैयार शूद्रा रखी बगैर कसम खाए सच कहती हूँ, सौगंध झूठे फरेबी खाते हैं कि अगर पवित्रता की जांच कराने के लिए सारी पृथ्वी की औरतों को एक भट्टी में डाला जाए तो मैं उस भट्टी से जिंदा बेदाग हंसती मुस्कुराती बाहर निकल के आऊंगी। मैं वीर सिंह की होकर रही। मेरी जिंदगी में 3 बार धर्मा मेरे पास आया। उसे मेरे पास वीर सिंह के भाई भेजते थे। मैं भाग जाती तो वो सस्ते में धर्मा से मेरा सौदा कर लेते। मैं भागी नहीं, पंचधार के ढलानों पर वीर सिंह की गायें चराती रही, फिसलते ढंगारों पर घास काटती रही। तुम कुछ सवाल पूछ रही थी? अधिकारी ने कहा। रखी ने फिर हाथ जोड़ दिए। पृथ्वीनाथ, आपसे मैं क्या पूछ सकती हूँ? मुझसे गलती हो गई। तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि पंचधार फट जाए, भूकंप का एक झटका आए, तगड़ा भूचाल, और इस पहाड़ का जोड़ जोड़ हिल उठे। पंचायत के तप्पड़ से यमुना और पंचधार खंड खंड हो जाए। भूख, नंगेपन और तिरस्कार के नुकीले कांटों की सेज पर टिके मेरे अपंग शरीर में अब ज्यादा दम नहीं, पर इस गुफा में बैठकर मैं उसी भूचाल का इंतजार कर रही हूं। मैं उसी दिन को देखने के लिए जिंदा हूं। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आज अपनी ऑडियो स्टोरी के रूप में मैंने आपको सुनाई फट जा पंचधार, विद्यासागर नौटियाल जी की लिखी ये कहानी जो आपको कहीं अंदर तक हिला के जाती है। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं रखी के बारे में, वीर सिंह के बारे में? ये जो गांव की सारी प्रथाएं हैं जिनमें ऊंच नीच, भेदभाव, और सबसे ज़्यादा जो पुरुष हैं उनके लिए अलग नियम और जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग नियम, ये कैसी व्यथा कथा है? आप कहीं पर अंदर से व्यथित होते हैं? कभी आपको ऐसा लगता है कि किसी कहानी के अंदर जाकर आप अगर उसके किरदारों को बदल पाते, उनकी किस्मत को बदल पाते, तो कोशिश करते? अब यहाँ रखी की गलती क्या है? 14 साल की थी वो कन्या जब उसको घर से उठाकर ले जाया गया। उसके पास कोई भी विकल्प नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। उसकी माँ ने उसको बेच ही तो दिया और अपने जो पुरखों का कर्जा है वो उसने तार दिया। पर एक तरीके से देखा जाए तो रखी का सबने इस्तेमाल ही किया ना। माँ ने चाहे मजबूरी में किया, लेकिन वीर सिंह ने भी तो 30 साल उनका इस्तेमाल किया। वीर सिंह को अपनी अधेड़ उम्र की पत्नी के साथ नहीं रहना था। बड़े भाई की वजह से उस पत्नी का साथ नहीं मिल पाता था। तो क्या उन्होंने सोच लिया कि गांव की एक कन्या है, मुझे पसंद है, सबसे सुंदर बांध है, बस मेरे पास आ जाएगी। 30 साल तक साथ निभाया। चलिए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स वीर सिंह को दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन वो रखी जिसने वीर सिंह के अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी और को आने ही नहीं दिया, जगह ही नहीं दी, न दिल में न दिमाग में, उस रखी के साथ आखिरकार कितना बड़ा अन्याय। वीर सिंह ने कोशिश तो करी, लेकिन आखिरकार अपना चांद्रायण कराने के लिए तैयार हो गए ना। और कहीं पर अगर चांद्रायण करना था और सत्ती के साथ रहना था, मान लीजिए, चलिए आपको अपना वंश बढ़ाना है, जो करना है, मेरी समझ में नहीं आती बात, लेकिन चलिए आपको करना है। पर उस रखी को, जिसको आपने पटरानी जी बोला था, जिसको आपने कहा था कि शहद खत्म हो जाने के बाद भी छत्ते की हिफाजत की जाएगी, उसको आखिरकार दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ना आपने। आपने उसका 2 बार गर्भ गिरवाया। आप नहीं चाहते थे कि उससे संतान पैदा हो। मतलब उस रखी का
अपने जीवन पर, अपने शरीर पर, अपनी चाहतों पर कोई भी कंट्रोल नहीं। किसी भी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकती और आपने उसको तज दिया, छोड़ दिया। सीधी सी बात है, रखी के लिए वीर सिंह इंडिस्पेंसिबल था, जिसके लिए वो जानते बूझते भी आग में कूद जाती। पर वीर सिंह के लिए रखी एक नासूर की तरह रह गई, जिसको जब वो आखिर में कुछ नहीं कर पाया तो उसने काट कर, निकाल कर फेंक दिया। जैसा कि गीता गैरोला ने यहाँ इस किताब की भूमिका में लिखा है, कहानी का पैदा होना और उसे खाद पानी देकर पालना बहुत ही कठिन काम है। रखी की पीड़ा में पगी पहाड़ की औरतों को आज भी उस पंचधार के फटने की प्रतीक्षा है, जिसमें बैठकर पंच रखियों के ज़िंदगी के फैसले करते हैं। अब तो बस आगे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मेरी फिर से वही दरख्वास्त है कि अगर मेरे वीडियोस और पॉडकास्ट ऑडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और स्पॉटिफाई पर फॉलो कीजिए। कालिंदी बडोला नाम से मैं सब जगह मौजूद हूँ। अगर मुझे वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे वीडियोस को आगे शेयर करेंगे, तभी तो मेरी कहानी दूर तक जाएगी।